शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की खबर के साथ। पश्चिम बंगाल के धुलियान हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें उपद्रवी गाड़ियों और सीसीटीवी कैमरे को तोड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं जंगीपुर के एसपी ने दावा किया है कि अब हालात पूरी तरह काबू में। मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और उसके बाद उत्पन्न अशांति को लेकर तनाव बरकरार है। मुर्शिदाबाद के धुलियान इलाके में हुई हिंसा के बाद एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें दिख रहा है कैसे उपद्रवियों ने गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की और सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। घटना वक्फ कानून को लेकर हुए बवाल के बाद हुई थी। उन्होंने सड़कों पर जमकर कहर बरपाया और आसपास के लोगों में डर का माहौल फैलाया। इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल के जहांगीरपुर के एसपी का कहना है कि हालात पूरी तरह से काबू में है। A lot better. Things are improving. There had been many rumors. Go by rumors. If you listen to any rumors, get it clarified to a control room to us. So there have been a lot of arrests. We had arrested a lot of people yesterday, and the process is still going on. मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हिंसा के आरोप में 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। और मुर्शिदाबाद में हिंसा के दौरान कई दुकानों में लूटपाट को लेकर भी खबर आई। उपद्रवियों ने जिस दुकान में लूटपाट की वहां से संवाददाता रवि दत्ता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट गई है। बांग्लादेश के एक वीडियो वायरल हुए थे जहां पे देखा जा रहा था बांग्लादेश मैकडोनल्ड्स बाटा में ऐसे लोग उपद्रवी जो आ रहे हैं वहां पे वो एक दुकान को तोड़फोड़ कर रहे हैं। उसी कायदे में आप देखिए यहाँ पे मुर्शिदाबाद में ये जो स्टाइल बाज़ार है उसको तोड़ा गया था। जो वायरल वीडियो सामने आया था उसका पुष्टिकरण यहाँ पे हुआ है। आप देख सकते हैं यही वो स्टाइल बाज़ार है जिसका वायरल वीडियो सामने आया था। और आप देखिए यहाँ पे क्या तांडव मचा है। पूरा रास्ता जो है यहाँ पे आगजनी की घटना घटी थी। गाड़ी यहाँ पे था उसको आग लगाया गया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे डीओ है जो कि परफ्यूम यूज़ करते हैं उसका यहाँ पे टुकड़ा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये सब जो हैंगर्स है वो सब यहाँ पे पड़ी हुई है। तो आप देखिए दुकान को कैसे तोड़ा गया था। ये वो दुकान है जिसकी यहाँ पे ज़बरदस्त तोड़फोड़ की गई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग यहाँ पे कैसे अपना घर से शीशा लाके बाहर फेंक रहे हैं। और यहाँ उपद्रवियों ने दुकान के अलावा लोगों के घरों में भी लूटपाट की, तोड़फोड़ की गई। मुर्शिदाबाद से हमारे संवाददाता रवि दत्ता की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो इनके घर है, थोड़ा इनके साथ इनके घर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि क्या हालत बना हुआ है। आप जहाँ से सामान ला रहे थे थोड़ा वहाँ पे जाएंगे। देखिए सबसे पहले दिखाते हैं ये तो इलेक्ट्रिक बॉक्स है उसका हालत देखिए। ये है आपका एक्वेरियम उसका हालत यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे देखिए पूरा जो साजो सामान है घर के सब कुछ तोड़फोड़ करके यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो कितने लोग यहाँ पे घुसे थे? लगभग 10 लोग करीब होंगे। अभी कैमरा में तो उतना पता नहीं चला ना। कैमरा सब आप लोग देख सकते हो वहाँ पे तोड़ दिया गया है। सब कुछ रिकॉर्डिंग बचा हुआ नहीं है। अच्छा। सब कुछ। और हम लोग को पता भी नहीं। हम लोग देखने के लायक जब पुलिस आई थी आपके पास? पुलिस बहुत देर में। अगर पुलिस सही टाइम में आती ना तो हम लोग का दुकान भी बच जाता, हम लोग का घर भी बच जाता। पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था। अच्छा। तो आपको एक साथ दिखाना चाहेंगे कि ये घर जो है स्थिति बहुत ही ख़राब है, कुछ नहीं बचा हुआ है। एक बार आपको ये घर दिखा देते हैं। देखिए घर की हालत क्या है। एक गृहस्थी का घर है, ये खाट है, ये घर है। इसको पूरा टीवी का हालत देखिए। आपको दिखाते हैं यहाँ टीवी का हालत क्या है। देखिए टीवी को भी यहाँ पे तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर दिए। और मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाके में सेंट्रल पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। TV9 रिपोर्टर रविशंकर दत्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वक्फ संशोधनी बिल को लेके मुर्शिदाबाद में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके चलते सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। और आप देख सकते हैं सेंट्रल फोर्स यहाँ पे खड़े हैं। पहले तो आपको दिखा दूँ सेंट्रल फोर्स यहाँ पे पहुँच चुकी है और यहाँ पे BSF है। आप देखिए ये फोर्स तैनात इसीलिए किया गया है क्योंकि मुर्शिदाबाद के ये जो जगह है शाहजूर मोड़ यहाँ पे दंगे हुए थे, यहाँ पे झमेले हुए थे। आप देख सकते हैं रास्ते में, आपको एक बार दिखा दे रास्ते में जो एरिया है देखिए यहाँ पे आगजनी की घटना घटी थी। टूटा हुआ शीशा और मिट्टी सब यहाँ पे पड़े हुए हैं। और आप देखिए यहाँ पे सेंट्रल फोर्स खड़े हैं। एक तरफ जहाँ सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयड है दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे स्टेट पुलिस जो है
उनको भी यहाँ पे तैनात किया गया है राइट कंट्रोल के लिए। और ये जगह बहुत ही सेंसिटिव था और ये जगह सेंसिटिव होने के चलते यहाँ पे इन फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। अलग अलग जो जगह है उनमें डिप्लॉय किया गया। अभी तक कहा जा रहा है 5 ऐसे कंपनी आए हैं जो कि सेंट्रल फोर्स जिसको तैनात किया गया है। और मुर्शिदाबाद में हिंसा पीड़ित डरे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर इलाके से सेंट्रल फोर्सेस हटाई गई तो उन पर फिर हमले हो सकते हैं। टीवी 9 संवाददाता रवि की ये रिपोर्ट देखिए। घर नहीं, ये मलबा है और ये मैं मलबा के अंदर खड़ा हूँ और जिनके ये स्थिति बनी है वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि भगत है। अच्छा, तो ये घर की ऐसा हालत कैसे? हम लोग के घर का जो सामने का फ्रंट का गेट है वो एकदम ही तोड़ नहीं पाया। बहुत तोड़ने की कोशिश की गई थी बाहर से, लेकिन किसी भी प्रकार से अंदर से, मतलब अंदर से हो या बाहर से, किसी भी प्रकार से तोड़ा नहीं गया। ये जो दरवाजा है उन लोगों ने तोड़ा? हाँ, उन लोगों ने तोड़ा। आप एक बार देख लीजिए, लकड़ी का दरवाजा है, उसमें लोहे का कीला लगा हुआ है, पूरा बंद था। दरवाजा को मार मार के तोड़ दिया। ताला तो नहीं टूटा, लेकिन उसका बाजू से जो उसका नक्शा है वो पूरा टूट गया। वो लोग बाहर से आए तो सामने इधर फ्रंट में ही एक सीसीटीवी कैमरा, तो वो लोग ने तोड़ दिया उसको। पहले पहले उन लोगों का टारगेट था कि कैमरा जो भी है उसको तोड़ दिया जाए। वो सेंट्रल फोर्स के बलबूते पे यहाँ पे जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं और उनका साफ साफ कहना है सेंट्रल फोर्स यहाँ पे चले जाएंगे तो शायद फिर से यहाँ पे अटैक हो जाएगा। आपको बता दें, नेपाल के बीरगंज में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसके कारण रक्सौल में इंडो नेपाल बॉर्डर पर सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। नेपाल के बीरगंज में शोभा यात्रा पर पथराव का असर भारत में भी दिखने लगा है। ये तस्वीर बिहार के रक्सौल की है, जहां बीरगंज में कर्फ्यू के कारण इंडो नेपाल सीमा पर सैकड़ों लोग फंस गए। इसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। बॉर्डर पर शंकराचार्य गेट के पास भारी संख्या में नेपाली पुलिस के जवान तैनात हैं और आवाजाही रोक दी गई है। बीरगंज नेपाल का सीमावर्ती शहर है, जिसकी सीमा रक्सौल शहर से लगती है और बड़ी संख्या में लोग इसी रास्ते से दोनों देशों में आते जाते हैं। दरअसल हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर बीरगंज के छपकैया इलाके में कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद नाराज लोगों ने पत्थरबाजों को जवाब देना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद हालात बिगड़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और टीयर गैस के गोले भी दागे, लेकिन फिर भी भीड़ पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ उपद्रवियों ने आसपास के दुकानों और बाइक में आग लगा दी, जिससे हालात और भी खराब हो गए। फिलहाल पूरे बीरगंज शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और भारत की ओर जाने और आने वाले सभी लोगों को रोक दिया गया है। और वक्फ कानून पर जमीयत उलेमाए हिंद के महमूद मदनी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे, सब्र करना होगा तो वो भी करेंगे। कानून न देश के लिए न समाज के लिए ठीक है। तस्वीरें दिल्ली में हुए मुस्लिम संगठनों के मंथन की है। वक्फ कानून के खिलाफ इस बैठक को मुस्लिमों की सर्वोच्च संस्था जमीयत उलेमाए हिंद ने बुलाया। मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में जमीयत की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। हजारों की संख्या में देश के अलग अलग इलाकों से मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। लड़ाई जारी रही, खत्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी पड़े पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। पूरी कम्युनिटी न्याय के इंतजार में। और ये भी कह दूं मैं आपको कि इस देश के लोग खूबसूरत मुल्क है। और अब जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय सचिव नियाज फारूकी से जानिए उनकी वक्फ बिल पर आगे की रणनीति क्या है। देखिए, सबसे अहम बात यही थी, एक तो ये कि सारे मुल्क के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए कि जो कानूनी तरीके हैं वो इख्तियार किए जाएंगे। तो अदालत में जाना है तो अदालत में जमीयत पार्टी है, हम मुकदमे को अच्छी तरह से देखेंगे। दूसरे ये कि मुल्क के अंदर जो एहतजाज हो रहा है उसमें अभी ये प्रॉब्लम आ रही है कि सरकार जो है हर तरह के एहतजाज को रोक रही है। हद ये है कि नमाज के अंदर लोगों ने पट्टी बांध रखी थी तो उनके ऊपर भी मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। तो ये तो बात होगी डिक्टेटरशिप की। तो ये नहीं, अब इसका सवाल नहीं रहा कि वक्फ और नो वक्फ। वक्फ और नो स्मॉलर इशू है। इससे बड़ा इशू ये है कि इस मुल्क के शहरियों को
प्रोटेस्ट का राइट होगा या नहीं होगा। 16 तारीख को सारी जो है वो आनी है पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम भी पार्टी हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, उसके मुताबिक आगे इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। जो भी प्रोटेस्ट की जिम्मेदारी होती है, जो लोग प्रोटेस्ट करने वाले होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन मेन लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना और अमन को इंश्योर करना ये पुलिस का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जमीयत उलेमाए हिंद के नेताओं को हम सुन रहे थे। महमूद मदनी का साफ तौर पर यह कहना है कि ये कानून जो है वो सरासर मुसलमानों के खिलाफ है। इसको लेकर प्रोटेस्ट किए जाने की बात की जा रही है। नाराजगी, गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि वक्फ कानून का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। तो आगे क्या प्लानिंग है? जमीयत और बाकी मुस्लिम संगठन क्या करेंगे प्रोटेस्ट के तौर पर? बिल्कुल, देखिए जमीयत का साफ तौर पर कहना है, उन्होंने एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की और कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जो कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे, लेकिन लड़ते रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी भी कभी सुबह होगी। अब जो लड़ाई है वो दो तरीके से होगी। एक तो उन्होंने कहा है कि देश भर में प्रोटेस्ट होंगे, दूसरा 16 अप्रैल को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और दर्जन भर से ज़्यादा जो याचिकाएँ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। तो एक तो उनकी आज सुप्रीम कोर्ट से, दूसरा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। लेकिन उन्होंने बार बार इस बात पे कहा कि जो शांति प्रिय तरीके से हो, क्योंकि हाल ही में जिस तरह मुर्शिदाबाद में ये हिंसा हुई है उसके बारे में हमने उनसे सवाल पूछा कि जब आप लोगों से कह रहे हैं कि इसका प्रोटेस्ट करिए, विरोध करिए, लेकिन उसमें अगर हिंसा होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उसकी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है, पुलिस की, प्रशासन की है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम हर हाल में इस प्रोटेस्ट को आगे जारी रखेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी के वक्त भी जो उनके बुजुर्ग थे उन्होंने कुर्बानी दी थी, अभी भी कुर्बानी देंगे। लेकिन इस बात पर बार बार जोर दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से जो ये प्रोटेस्ट है वो होते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुर्शिदाबाद में हुआ है उसके बाद तमाम जो संगठन है जो इस कानून की मुखालफत कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव है। तो इसको लेकर सबसे बड़ी जो उम्मीद है इन तमाम संगठनों की वो है 16 अप्रैल जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। उम्मीदें कोर्ट से भी हैं, ये जमीयत का पक्ष है वक्फ कानून को लेकर। हालांकि आज वक्फ कानून के खिलाफ हैदराबाद में मुस्लिम संगठनों ने भी रणनीति बनाई है और इस बैठक में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि जिस दिन सरकार में आ गए 1 घंटे में इलाज कर देंगे। ये किश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए, एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। आज वक्फ कानून के विरोध में हैदराबाद में मुस्लिम संगठनों की बैठक हुई। इसी बैठक में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सत्ता में आने दीजिए, 1 घंटे में इलाज करना भी जानते हैं। इस बैठक का एजेंडा वक्फ संरक्षण और भविष्य की चुनौतियों का रोड मैप रखा गया। इस बैठक में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल तेलंगाना और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी शामिल हुए। वहीं AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि वक्फ कानून से मुसलमानों को फायदा नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मीटिंग, पब्लिक मीटिंग रखी जा रही है। बीजेपी ने एक काले कानून को बनाया है और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है। तो कुल मिलाकर नए वक्फ कानून को लेकर घमासान जारी है। आज बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में TMC विधायक हमीदुल रहमान के नेतृत्व में भी विरोध मार्च निकाला गया। वीडियो पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की है, जहां TMC विधायक हमीदुल रहमान की अगुवाई में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया। इस विरोध प्रदर्शन मार्च में कई मुस्लिम संगठनों के लोग शामिल हुए। हजारों की संख्या में लोगों ने विरोध मार्च में हिस्सा लिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्र सरकार के वक्फ कानून वापस नहीं लेने पर TMC विधायक हमीदुल रहमान ने भारत बंद और संसद के घेराव का ऐलान किया। मान लिया मुसलमान सब उसका दुश्मन है, हिंदू भाई का हित के लिए कौन काम किया है एक तो बताए। फिर भी हम लोग का हिंदू भाई चिल्ला रहा है तो वो तो चाहता है हिंदू मुस्लिम करके उसको पावर में रहना है। तो इस बार हिंदू भाई सब भी, सिख क्रिश्चियन ईसाई सब भाई भी समझ गए हैं ये बेटा किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको एकजुट होकर के पार्लियामेंट इस बार घेराव होगा। लोग बोले आफ्टर ऑल ये बिल अगर विड्रॉ नहीं किया मोदी जी तो संपूर्ण भारत बंद हो जाएगा, उसको किसान बिल का ऐसा हो जाएगा। विरोध मार्च के दौरान उत्तर दिनाजपुर में प्रशासन भी अलर्ट नजर आया। मार्च के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। ड्रोन से भी हालात पर नजर रखी गई।
और गुना हिंसा का मुख्य आरोपी विकी पठान अब पुलिस की गिरफ्त में है। मध्य प्रदेश के गुना में कल हनुमान जन्मोत्सव के दौरान हुई हिंसा की तफ्तीश में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। ये तस्वीरें गुना हिंसा के गुनाहगारों की हैं। आरोपी पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया। मुख्य आरोपी विक्की पठान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 9 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया था। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना में कल हनुमान जन्मोत्सव के दौरान हिंसा हुई थी। ये वीडियो गुना के कर्नलगंज में हुई हिंसा का है, जहां एक मस्जिद के पास जुलूस के पहुंचते ही देखिए कैसे कुछ लोग भड़क जाते हैं। वीडियो को देखने पर लगता है कि कुछ लोग हमला करने पर उतारू थे, जिन्हें पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। इसी बीच आसपास मौजूद लोग जल्दी से जल्दी मस्जिद के बाहर से जुलूस को निकालने के लिए कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। मस्जिद के पास पहुँचते ही डीजे को भी बंद करा दिया गया, लेकिन मस्जिद के आगे से गुजरने के बाद जुलूस का डीजे जैसे ही दोबारा चलना शुरू हुआ, मस्जिद के अंदर मौजूद भीड़ भड़क गई। पुलिस का घेरा तोड़कर देखिए कैसे जुलूस में शामिल लोगों पर हमला किया गया। वहीं दूसरी ओर मस्जिद के अंदर मौजूद लोगों को रोकना पुलिस के लिए मुश्किलों से भरा था। मस्जिद के अंदर से ही इन लोगों ने जुलूस पर लाठी बरसाई। पुलिस ने किसी तरह से हालात को संभाला। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। और मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा को अमेरिका से घसीटकर भारत लाया जा चुका है, लेकिन वो भारत आने से बचने के लिए तमाम तिकड़में भिड़ाता रहा। TV9 भारतवर्ष की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वही मेल है जिसे तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण से बचाने के लिए उसके वकील ने यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो को भेजा था, जिसके जवाब में रूबियो के ऑफिस ने साफ कहा कि भारत यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर पर साइन कर चुका है, इसलिए आतंकी राणा को टॉर्चर नहीं करेगा। इसके बाद राणा के वकील ने 4 दलीलें दी और कहा तहव्वुर राणा ने अमेरिका में ट्रायल फेस किया और उसे बरी कर दिया गया था, तो अब दूसरे देश भारत में उसे क्यों भेजा जा रहा है, जहां उसे डेथ पेनल्टी के लिए सेम केस में फिर से ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। दूसरी दलील ये कि साजिशकर्ता हेडली को अमेरिकी कोर्ट ने मुंबई हमले में कन्विक्ट किया था, जबकि तहव्वुर राणा को बरी किया था। ऐसे में राणा का भारत में प्रत्यर्पण नहीं होना चाहिए। तीसरी दलील, भारत में मुस्लिमों के प्रति यातनाएं होती हैं। राणा मुस्लिम है, पाकिस्तानी मूल का है, इसलिए भारत में उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। चौथी दलील, 5 सालों से तहव्वुर राणा की सेहत बिगड़ती जा रही है और हाल में उसका डायग्नोस हुआ था। हालांकि अमेरिका ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया और आतंकी को भारत भेज दिया। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ शुरू हो चुकी है। कल एनआईए ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में। बंद कमरे में तहव्वुर राणा से हर वो सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब लोग आतंकी हमले के बाद से ढूंढ रहे थे, और देश को झकझोर देने वाले मुंबई हमलों के पीछे उसकी भूमिका का पता लगाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक मुंबई हमले के एक और साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली और उसके बीच बड़ी संख्या में फोन कॉल किए गए। फोन कॉल की जानकारी मांगी जा रही है। अमेरिकी नागरिक हेडली इस समय अमेरिका की जेल में बंद है। राणा की कॉल रिकॉर्डिंग की जांच के लिए कोर्ट में वॉइस सैंपल की परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक राणा से उन लोगों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी जिनसे उसने मुलाकात की थी। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा के साथ उसके संबंधों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी, जिसने मुंबई हमलों की साजिश रची थी। अधिकारियों को उम्मीद है कि 2008 में मुंबई हमले से पहले उत्तरी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में उसकी यात्राओं के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे। और पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के एक बयान से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। उनका दावा है कि पंजाब में 50 बम आए थे और 10 से 12 फट चुके हैं, जिस पर सीएम भगवंत मान ने हमला बोला है। पंजाब के सीएम भगवंत मान और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा एक बार फिर आमने सामने हैं। बाजवा के बम वाले बयान पर सीएम भगवंत मान ने हमला बोला, उनके सूत्रों पर सवाल उठाए और कहा कि प्रताप बाजवा को साफ साफ बताना पड़ेगा कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन कहां से आई। मैं बाजवा साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਪਹੁੰਚ ਗਏ, 18 ਚੱਲ ਗਏ, 32 ਰਹਿ ਗਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? तो वहीं विवाद शुरू होने के बाद प्रताप सिंह बाजवा ने सफाई दी और कहा कि मेरे सूत्रों ने मुझे आगाह किया है कि पंजाब में कई बम आए हैं। मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि मैं एक महत्वपूर्ण पद पर हूं, इसलिए मुझे सतर्क रहना चाहिए।
मेरे सोर्स ने, वो कहाँ का सोर्स है मैं बता नहीं सकता, उन्होंने मुझे ये वार्न किया था कि बहुत सारे इधर ऐसे बॉम्ब्स आ चुके हैं, कोई 18 चल चुके हैं, कोई 30-32 चलने वाले हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री मध्य प्रदेश के भोपाल के राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि और सहकारिता में अपार संभावनाएं जताई। अच्छी नीयत और मेहनत के नतीजे अच्छे होते हैं। आजादी के 75 साल बाद देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहला सहकारिता मंत्री बना दिया। मोहन जी कह रहे उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ था। मोहन जी, आश्चर्य तो मुझे भी हुआ था, मगर मित्रों ये 3.5 साल के समय के अंदर मोदी जी ने स्वयं बहुत बारीकी से देखकर सहकारिता आंदोलन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। संविधान के अंदर जो हमारी मर्यादाएं थी वो आज भी है। आज भी सहकारिता राज्य का विषय है। और यूपी के मुरादाबाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे एक वकील की लाठी और डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा इलाके की है, जहां दो पक्षों के झगड़ों के बीच बचाव के लिए वकील योगेंद्र यादव पहुंचे थे, लेकिन तभी एक पक्ष ने उनकी लाठी और डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। एक ही परिवार से ऐसे एक ही परिवार की शाखाएं हैं। कुछ विवाद था लोगों का, शराब पी करके कुछ झगड़ा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति योगेंद्र नामक की डेथ हो गई है। प्रार्थना पत्र जो है उनकी पत्नी के द्वारा दिया गया, अभियोग पंजीकृत। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इस मामले पर यूपी कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि लोगों के मरने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें भी मृतक कोई पिछड़ा या दलित हो तब तो चिंता की और कोई बात नहीं है। यह सरकार अपने दबंगों को बचाने के उपाय के अलावा कुछ नहीं सोचती। बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली से मेरठ तक जल्द नमो भारत मेट्रो और सरायकाले खां से मेरठ तक सीधी मेट्रो को लेकर ये खबर है। आपको बता दें कल रात नमो मेट्रो का ट्रायल रन हुआ। 45 मिनट में पूरा होगा मेरठ तक का ये सफर। तो दिल्ली में किया गया ये ट्रायल सफल रहा और कुमार कुंदन हमारे सहयोगी इसी ट्रायल के बारे में हमें और जानकारी दे रहे हैं। कुंदन, फिलहाल ट्रायल के बाद क्या खबरें अभी तक इसको लेकर सामने आई हैं? देखिए सुरभि, सबसे पहले ट्रायल हुआ है। ट्रायल के बाद एक रेलवे का प्रोसीड्योर होता है जिसमें कि कमिश्नर रेलवे सेफ्टी एक इंक्वायरी करते हैं कि जो ट्रायल हुआ है वह पैसेंजर रन के लिए सही है या नहीं है। तो अभी सबसे पहले एक तरीके से ये रेलवे का अपना ट्रायल था। इसके बाद फिर आगे इस पे ट्रेन में कुछ पैसेंजर डाल के भी इसको फिर ट्रायल किया जाएगा। तो एक प्रोसेस है जिसमें अभी थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि एक बड़ा माइलस्टोन पूरा किया है रेलवे ने। और इस तरीके से अब सराय काले खां से सुरभि जब आप बैठेंगी तो डायरेक्ट मेरठ तक जा पाएंगे, वो भी महज 45 मिनट में, और रफ्तार तकरीबन 130 किलोमीटर के आसपास की होगी। तो ये जो नई मेट्रो नवो मेट्रो है, ये देश की सबसे तेज चलने वाली अब तक की मेट्रो है, और जिसका अभी तक जो है वो गाजियाबाद से दुहाई और तमाम तरह के इलाकों से गुजर रही थी। अब कुछ ही दिनों में सराय काले खां से भी ये गुजरेगी। सुरभि, शुक्रिया कुंदन पूरी जानकारी के लिए आपका। और मेरठ में नवजात पोते के साथ 40 मिनट तक दंपत्ति फंसा रहा। 20 दिन के नवजात को लिफ्ट काट कर बाहर निकाला गया। देखिए रिपोर्ट। वीडियो भेज देते हैं। तस्वीरें मेरठ के हरी अपार्टमेंट की। डॉक्टर, उनकी पत्नी और पोता 40 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। आज सुबह डॉक्टर दंपत्ति अपने 20 दिन के पोते को लेकर नीचे घूमने गए थे। लौटते समय अपार्टमेंट की लिफ्ट खराब हो गई। तीनों लोग लिफ्ट में फंस गए। डॉक्टर ने बचाने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। सोसाइटी के लोग भागकर पहुंचे। लिफ्ट खोलने के लिए कड़ी मशक्कत की गई, लेकिन सफल नहीं हुए। लोगों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने लिफ्ट को तोड़कर तीनों लोगों को बाहर निकाला। बेबी फंसा हुआ है। अब जाके 15 मिनट बाद में, भाई कितने बाद में खुली पाई,
ले लो आप बेबी को ले लो आराम से। अभी और मत करो, मैं मैनुअली निकाल रहा हूं इन लोगों को। ऑन करो उसको, ऐसे मत निकालो, ऐसे ऐसे मत करो, निकल नहीं पाएंगे। हेलो नहीं ऐसे नहीं, बेबी को ऐसे मत निकालो, वही रखो ना ऐसे ऊपर नीचे हो सकती है यार बीच में। डॉक्टर अपने परिवार के साथ सोसाइटी में 5वें फ्लोर पर रहते हैं। डॉक्टर ने सोसाइटी पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। डॉक्टर ने कहा कि पोते के कारण हम लोग बहुत घबरा गए थे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शोर मचाने पर जब सभी लोग इकट्ठा हो गए तब जाकर थोड़ी राहत मिली। वहीं अपार्टमेंट के लोगों ने बताया कि आए दिन ये लिफ्ट खराब रहती है, कई लोग इसमें फंस चुके हैं। डॉक्टर, उनकी पत्नी और पोता 40 मिनट तक लिफ्ट के अंदर फंसे रहे। गनीमत यही है कि कोई अनहोनी नहीं हुई।